भारत भारत के अलावा संसार के अन्य देशों से अपना संबंध किस प्रकार का रखेगा, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है उसको बोलते हैं विदेश नीति। क्या बोलते हैं? विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी, कहाँ की फॉरेन पॉलिसी? इंडियन, भारतीय विदेश नीति, है ना, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं और उसको आप गौर से सुन लो, समझ लो और कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लो। नंबर 1 पर है असंलग्नता या कूटनिरपेक्षता। संलग्न से है संलग्नता और उसमें लग गया है अ माने नहीं होता है, आपको पहले से पता है। जिस शब्द में अ लग जाए या नी लग जाए तो उसका अर्थ प्रायः विपरीत हो जाता है। असंलग्नता या गुट निरपेक्षता। जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो चूँकि जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी चर्चा हो ही जाती है। उन्होंने भी कहा था इस संदर्भ में कि चाहे कुछ हो जाए हम किसी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे। जब हम गुटनिरपेक्षता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी देश में बंधना आत्मसम्मान खोना है और वह अपनी बहुमूल्य नीति का विनाश है। फॉरेन पॉलिसी में क्या? असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय यही है कि संसार के किसी भी देश के साथ हम जब सहयोग करेंगे तो पहले यह तय करेंगे कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वह कार्य सही है या गलत, अर्थात सही होने पर ही हम उसका साथ देंगे, गलत है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, ठीक है। और संलग्न करने की बात, जैसे आप देखते हो कि कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र के साथ 1 पेज 2 पेज 3 पेज संलग्न भी करते हैं साक्ष्य प्रमाण के रूप में, तो उसको बोलते हैं संलग्न, अर्थात जुड़ना। कोई चीज़ है उसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ देना। फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि हम किसी अन्य देश के साथ सैन्य किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे कि अमुक देश या किसी देश से युद्ध हो जाए तो अमुक देश के लिए हम भी जा कर के उस देश से लड़ने लगे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले से इस प्रकार का कोई समझौता हमारा नहीं होगा। बात समझ में आ गई इतनी? नंबर 2 पे विश्व शांति। विश्व शांति इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वह है विश्व शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना विश्व शांति के लिए हुई। उसके पहले राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, वह भी विश्व शांति के लिए हुई। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी, हमारी विदेश नीति में भी यह तय है, निश्चित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पॉलिसी है, नीति है, उसके क्रम में ही हमारी नीति होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, उसके विपरीत नहीं होगी। चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसा संगठन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा संगठन हो या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जैसा संगठन हो, उसके क्रम में ही हमारी पॉलिसी होगी, उसके विपरीत नहीं होगी, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में क्या? विश्व शांति, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व में शांति बनी रहे। शांति बनी रहेगी तभी जाकर के कहीं कुछ हो सकता है। अशांति की स्थिति में कुछ नहीं हो सकता नुकसान के अलावा। इसलिए जो हमारी विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति है, उसमें दूसरा प्रमुख तत्व विश्व शांति है। नंबर 3 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। आप जानते होंगे कि साम्राज्यवाद क्या है और उपनिवेशवाद क्या है। साम्राज्यवाद की सोच ये है कि जो हमारा राज्य क्षेत्र है
उसकी सीमाओं में और विस्तार हो। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। ठीक है ना, दो शब्द हैं इसमें, साम्राज्यवाद और दूसरा क्या है, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद जो सोच है वह यह है कि जो हमारा है वह तो हमारा है ही है, इसके अलावा जो हमारा नहीं है उसको भी हम जोर ज़बरदस्ती अपना बनाने का प्रयास करें। कैसे? जोर ज़बरदस्ती। कैसे? हाँ, जबरन। इसका समर्थक है, विरोधी है भारत? विरोधी है। क्या है? विरोधी है। इसका विरोध करता है। स्वेच्छया कोई मेरे साथ आएगा ठीक है, नहीं आता है तो हम जबरदस्ती उसको अपने साथ नहीं लाएंगे। अब विशेषकर जब साम्राज्य की बात आती है तो साम्राज्य के विस्तार में भूमि क्षेत्र का, भू क्षेत्र का, ये जो पृथ्वी है, जैसे राज्य है तो उसके लिए निश्चित भूभाग पहले से निश्चित है। साम्राज्य की जब हमारी सोच हो जाती है कि साम्राज्यवाद के अगर हम समर्थक हो गए तो हमारी जो भूमि है उसमें विस्तार होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। यह जो उचित नहीं है। हमारी विदेश नीति में क्या है, फॉरेन पॉलिसी में है कि हम साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। न तो हम दूसरे की भूमि पर कब्जा करेंगे, न तो दूसरा देश किसी की भूमि को कब्जा करेगा तो हम उसका साथ देंगे, बल्कि उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, ये साम्राज्यवाद का विरोध हो गया। इसी में है उपनिवेशवाद का विरोध। आज़ादी के पहले भारत भी उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। किसका? ब्रिटेन का और इंग्लैंड का। तो उपनिवेश भारत होने के कारण इसका दर्द इसे पता है। इस पर किसी और का कब्जा था, उसका राज था और भारत गुलाम था। तो गुलामी की पीड़ा को भारत अच्छी तरह से समझता है, जानता है। इसलिए भारत यह चाहता है कि संसार में जो अन्य देश अभी उपनिवेश हैं किसी राज्य के, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है ना। उपनिवेश का अभिप्राय, भारत 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटेन या इंग्लैंड का उपनिवेश था, अर्थात भारत पर राज किसका था? इंग्लैंड का। हम क्या थे? गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। तो गुलामी का जो दंश है, गुलामी का जो पीड़ा है, वह भारत बखूबी समझता है। इसलिए इसने अपने पॉलिसी में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में यह तय किया कि हम उपनिवेशवाद का भी विरोध करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आगे आओ। एशियाई एवं अफ्रीकी एकता की स्थापना। एशियाई एवं अफ्रीकी एकता की स्थापना। ये हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, जनतंत्र है या प्रजातंत्र है, भारत इसका क्या है? समर्थक है। क्या है? समर्थक है। किसका समर्थक है? लोकतंत्र का समर्थक है, जनतंत्र का समर्थक है, प्रजातंत्र का समर्थक है। एशियाई एवं अफ्रीकी एकता की स्थापना। इसलिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता का समर्थक होने के कारण भारत ने एशिया तथा अफ्रीका के सभी देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया है। ठीक है ना। और 1947 में विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने एशियाई देशों के एक सम्मेलन में पराधीन देशों की, पराधीन जो दूसरे देशों के अधीन हैं, ऐसे देशों की समस्या पर विचार विमर्श किया। 1950 में नेहरू ने बोग्यो सम्मेलन बुलाया, जिसमें एशियाई देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार किया गया। और तटस्थ राष्ट्रों के बेलग्रेड सम्मेलन 1961, काहिरा सम्मेलन 1964 में भी भारत ने सक्रियता से भाग लिया। इंडोनेशिया की स्वाधीनता का समर्थन किया। मूल बात यही है कि एशियाई एवं अफ्रीकी एकता की स्थापना में यह आवश्यक था कि जो देश पराधीन हैं उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरे के अधीन। पराधीन का अभिप्राय दूसरे के अधीन। अधीन, पराधीन। पर माने दूसरा,
है ना। पर माने पंख भी होता है, लेकिन यहाँ पर पराधीन का अभिप्राय दूसरे से। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि बहुत उड़ रहा है, इसका पर कतर दो। पर का अभिप्राय पंख से भी होता है। अधीन, पराधीन, दूसरे के अधीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थात गुलाम, दूसरे के अंदर। ठीक है ना, यह चीज। पांचवा, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग। आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग भारत की पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति है, जहाँ तक बन सकेगा वहाँ तक हम विश्व के जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, हम उनका हम आर्थिक सहयोग करेंगे, सांस्कृतिक सहयोग करेंगे। ठीक है ना। विवाद की स्थिति कब पैदा होती है? दो तरह से पैदा होती है। पहला युद्ध तो भूख के खिलाफ, भूख का युद्ध है। ठीक है ना। संसार में जो अशांति है उसके मूल में क्या है? भूख है। क्या है? भूख है। खाली पेट जब रहते हैं तो गुस्सा आता है, नहीं आता? आप लोगों ने कभी महसूस किया है? जब कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करे तो आप यह पता कर सकते हो सकता है कि उसको खाना न मिला हो, भूखा हो, और जैसे खाना खा लेता है ना तो उसके बाद शांत हो जाता है। सर, खाना खाने मतलब कुछ और भी तो गुस्सा आ सकता है, जैसे पेट भरा पेट भरा है उसके बाद भी गुस्सा आ रहा है, जिसका मतलब है कि लात खाने का काम कर रहा है। नहीं, हाँ, और क्या, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम गुस्से में आते हैं तो मुंह में कड़वापन आ जाता है, तीखापन हो जाता है, जो जीभ से लार्वा बनता है और विषैला हो जाता है। इसी लोग कहते हैं कि गुस्सा आ गया, कहे थूक दो, कहते हैं ना, गुस्सा थूक दो। अर्थात जो विषैला पदार्थ मुंह में बना है वह पेट में न जाने पाए। अगर वह पेट में चला गया, इसका मतलब है किसी के ऊपर थूक दो। किसी के ऊपर थूक दोगे तो फिर औरों बढ़िया से इलाज कर देगा, है ना। वहाँ हम नहीं रहेंगे बचाने के लिए, हम रहेंगे भी तो नहीं बचाएंगे, यह आप जान लो। इसलिए उसमें यह व्यवस्था दी गई कि गुस्सा थूक दो, जो विषैला तत्व मुंह में बना है जब बाहर निकल जाएगा। अन्यथा जब वह आप घोंट लेते हो, है ना, निगल लेते हो, पेट में जाता है तो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है, पेट खराब होने लगता है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सैल है उसका पेट भी खराब रहता है। समझ में आया? और जब पेट खराब रहता है तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि वह कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर हो गया तो चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आएगा। ठीक है ना। यह प्रक्रिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो दुबला पतला इंसान है कुछ ज़्यादा गुस्सा करता है, और जो स्वस्थ इंसान है, जो थोड़ा सा हेल्दी है ना, वह गुस्सा कम करता है। आपने मोटे लोगों को गुस्सा कम करते हुए देखा होगा जितना दुबले पतले वाले लोगों को, है ना। तो अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो आप ये मत समझो कि जानबूझ के गुस्सा कर रहा है, उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अगर जानबूझ के गुस्सा कर रहा है तो गलत बात है, ये पता तो लग ही जाता है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था दी गई कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अर्थात इस संसार में जो सबसे पहले संघर्ष है वह भूख के खिलाफ है। कोई एक इंसान भूखा हुआ है और उसको ज़िंदा रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि खाते खाते इतना खा लिया है कि डॉक्टर उसको मना कर रहा है कि तुम अब मत खाओ। आज भी संसार में भूख से मरने वालों की संख्या कम है, भूख से मरने वालों की संख्या उनके अपेक्षा कम है जो खाना खा के मर रहे हैं। ठीक है ना। खाना खा के ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं। संसार में बहुत सारे लोग मरीज हो गए। डॉक्टर कहता है ऐसा करो कि अब सादी रोटी खाना नहीं, इसके अलावा और बहुत कुछ कमा धमा लिया, सब कुछ है उनके पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। अब देखते भी मन भी करता है, लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने तो, क्योंकि जितना उनका कोटा था उसको उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया। कमा के क्या करोगे? खा नहीं पाओगे तो उस कमाने का कोई मतलब है नहीं है। इसलिए उतना ही खाओ जितना
भगवान ने अपने लिए बनाया है, और दूसरे का माल खाओगे तो डॉक्टर उसको एक समय आने पे मना कर देगा कि तुमको जितना खाना था चीनी पहले खा लिया, अब बंद कर दे, है ना। हाँ, चावल बहुत ज़्यादा खा लिया, इसको बंद कर दे, अब रोटी केवल खा। नहीं, नमक बहुत ज़्यादा खा लिया, नमक कुछ कम कर दो। नहीं, ऐसा करता। और क्या, अब ऐसा करो कि तुम सलाद वलाद कच्ची चीज़ ज़्यादा खाओ, पकी चीज़ ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं। तो यह संयोग यही है। तभी भारत की विदेश नीति की विशेषता, लक्षण या तत्व या उसके गुण पे चर्चा हो रही, जिसमें 5 विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। नंबर 1 पर असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता, नंबर 2 पर विश्व शांति, नंबर 3 पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, नंबर 4 एशियाई एवं अफ्रीकी एकता की स्थापना, नंबर 5 आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग। इन 5 विषयों में चर्चा हो गई थी। छठा विषय है जातीय भेदभाव का विरोध। जातीय भेदभाव का विरोध। जाति भेदभाव क्या है? यह जो अमूमन जाति भेदभाव का, जब फॉरेन पॉलिसी से जब बात आती है तो भारत और भारत के अलावा जो अन्य देशों में जातीय विरोध है। जातीय विरोध का अभिप्राय नस्लीय विरोध। कौन सा विरोध? नस्ली। नस्ल जानते हो? नहीं जानते? बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं ना कि एकर देखा एकर नकिया एकर बाऊ को पड़ल बा, नहीं एकर अखिया एकर माई के पड़ल बा, नहीं ओट ऐसा पड़ा हुआ है, कान ऐसा, ऐसी व्याख्या करते। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता तो कहते अरे ये तो बदल गया, अब इसकी नकिया माई के बजाय बाऊ को पड़ गया, तो बाऊ के बजाय माई, ऐसा परिवर्तन। ठीक है, ये नस्ल की बात हो रही है। नस्ली विरोध का, जातीय विरोध का अभिप्राय क्या है? विदेशों में आज भी अब भी यदा कदा घटनाएं हो जाती हैं। कौन सी घटना हो जाती है? ये काला है और ये गोरा है। किस चीज़ का विरोध? ये काला है और गोरा है। ये काले वालों को गोरे वाले क्या करते? हमला कर देते उनको, कभी कभी उनको मार डालते। ये कहाँ से हम लोगों के बीच में आ गया एक ठो काला, है ना? इसको बोलते नस्लीय विरोध। क्या बोलते? नस्ल के आधार पर इसको बोलते। नस्ल के आधार पर क्या है, ये तो बड़ा लंबा हो गया हो, अरे तेकर माइयो बाबू तो लंबा होगा, बोलते हैं कि नहीं? ये छोटा कैसे हो गया? क्या कहा जाए, हो ही गया छोटा। ठीक है, तो नस्ल इसको बोलते हैं। ये जो नस्ली विरोध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत क्या करता है कि इस आधार पर काले गोरे या नस्ल के आधार पर जो लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाँ, इसीलिए भारतवर्ष में अधिकांश देवताओं ने जन्म लिया, विदेशों में नहीं लिया। ठीक है, और भारत में जो देवता जन्म लिए उसमें से हमको लगता है कमोबेश सभी, अपवाद में कोई हो तो ना जाने, सभी देवता सब काले हुए, सांवले हुए। गोरे हुए क्या? नहीं ना, सब सांवले हुए। हम देविया में भी कुछ देविया गोरी हैं, काली माई तो पूरा कालिया है ना। काल को नियंत्रित करने वाली काली है ना। दुर्ग नामक राक्षस का वध करने वाली माँ दुर्गा। ठीक है ना, दुर्गा नाम इसीलिए पड़ा कि दुर्ग नामक राक्षस का उन्होंने वध किया। और क्या कुछ और हो जाए क्या? जानते रहा करो सबका नाम कैसे पड़ा ना। माँ काली इसीलिए कि काल, जो माँ काली का जो आराधक होता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि माँ काली उसकी सुरक्षा करती है। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को भी महाकाल कहा जाता है ना, महाकाल।
ठीक है। सभी देवता क्या हुए? सांवले हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण गोरे हैं क्या? सब सांवले हैं। इसलिए जो सांवले लोग हैं वो देवता हैं। क्या हैं? ठीक है। अरे विष्णु भगवान, तुमको विष्णु भगवान समुद्र में खरा पानी में ले जाके लेटा दिया गया वहाँ, है कि नहीं? तो यह स्थिति है जाति भेदभाव का विरोध, अर्थात जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका भारत विरोध करेगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में यह है कि जो नस्ल के आधार पर जो लोग विरोध करते हैं उस आधार पर भारत क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है ना। नवंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में दक्षिणी अफ्रीका के भेदभाव नीति का प्रश्न उठाया था। गांधी जी को भी तो फेंके थे सब ट्रेन से। क्या था वो? नस्ल के ही आधार पे ना, कि कहाँ से आ गया, इसमें फेंको फेंको, उठाओ इसको यहाँ से। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी तो भारतीय जो हमारी परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, वह तो भेदभाव की है ही नहीं है। हम तो सजीव और निर्जीव सब में देखते हैं, है ना। हमारी संस्कृति क्या है? हम सब में बराबर की दृष्टि देखते हैं, सभी बराबर हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान, है ना। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वह नहीं है। इस प्रकार से किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर भेदभाव कर रहा है कोई व्यक्ति तो वह गलत कर रहा है। ठीक है ना। तो यही चीज़ हमारे भारत की विदेश नीति में भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नस्ल के आधार पर, जो जाति के आधार पर विरोध किया जाता है वो गलत है, और जो भेदभाव किया जाता है वह भी गलत है। भारत उसका विरोध करेगा। नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग, पहले भी हमने चर्चा किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं जो विश्व में शांति की स्थापना की पक्षधर है, ऐसी संस्थाओं के क्रम में ही है भारत की पॉलिसी नीति, उनके विपरीत नहीं है। जैसे हमने बताया राष्ट्रसंघ की भी स्थापना हुई थी शांति के लिए, तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति में भी हमारी फॉरेन पॉलिसी कारगर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग जो उसकी पॉलिसी, विश्व शांति की स्थापना, और उसका हमारा भारत सदस्य भी है। इस प्रकार से विश्व शांति की स्थापना में मददगार संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रम में ही भारत की पॉलिसी भी है, भारत की विदेश नीति भी है। और उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। 8वां है पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसको सबसे पहले होना चाहिए था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है ना। पंचशील, पंचशील जिसमें क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। ऐसे शील जिनकी संख्या 5 हो उसे कहते हैं पंचशील। ठीक है ना। पंचशील। अब पंचशील में क्या है? अब देखो आप नंबर 1 में इसमें लिख लो, एक दूसरे की प्रादेशिक सीमा और संप्रभुता का सम्मान करना। एक दूसरे की प्रादेशिक सीमा और संप्रभुता का सम्मान करना। नंबर 2, अनाक्रमण नीति। नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक सीमा और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। नंबर 2, अनाक्रमण नीति को स्वीकार करना। अनाक्रमण नीति को स्वीकार करना। और नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक दूसरे के
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, हस्तक्षेप न करना। नंबर 4, एक दूसरे के सहयोग से लाभ उठाना, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से लाभ उठाना। नंबर 5, शांति सह अस्तित्व की नीति पर, शांति सह अस्तित्व की नीति पर आचरण करना। शांति सह अस्तित्व की नीति पर आचरण करना, ठीक है ना। ये पंचशील सिद्धांत है, महत्वपूर्ण है। पंचशील, ये 5 जो है प्रमुख हैं, इसको हमें आपको जानना ही चाहिए। इस पंचशील को आप जान लोगे तो हमको लगता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप अच्छी तरह समझ लोगे। जैसे नंबर 1 में आपको बताया गया कि एक दूसरे की प्रादेशिक सीमा और संप्रभुता का सम्मान करना, यही ना। अभी इसके पहले चर्चा हो रही थी ना, साम्राज्यवाद का विरोध, उसी से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे राज्य का अभिप्राय, जैसे भारत राज्य है, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से पाकिस्तान है ना, ठीक है, और नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब क्या है, हमारे भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, जिसको हम देश भी कह सकते हैं, है ना। तो इनकी जो सीमाएं हैं हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि पता लगा कि चाइना की तरह जैसे डोकलाम में बार बार घुस रहा है ना, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मुझे लगता है उसकी कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके यहाँ की आबादी है, खुद परेशान है, क्या करे, है ना। अब पृथ्वी मैया इलास्टिक तो नहीं ना है कि पकड़ के खींच दोगे, हे मैया तू एक हाथ से 2 हाथ का हो जा, ऐसा हो जाएगा क्या। मैया तो एक हाथ का है, और उसी में इंसान क्या है, इंसान 10 है, और अगर नियंत्रण नहीं लगाया तो 10 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ने लगेगी कि संसाधनों का अभाव हो जाए और खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो क्या करता, दूसरी की सीमाओं में बार बार घुसने की कोशिश करता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस बात का ख्याल रखें कि जो दूसरे हैं, एक दूसरे की जो सीमाएं हैं उसका हम सम्मान करें, उसमें अतिक्रमण न करें, और उसकी प्रभुसत्ता का भी सम्मान करें। अगर उसकी सीमा में प्रवेश करें, इसका मतलब है कि उसको आप चैलेंज दे रहे हैं, उसको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जगह ज़मीन पे आप कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो संप्रभुता का भी आप सम्मान नहीं कर रहे। यह नंबर 1 पे। नंबर 2, अनाक्रमण नीति को स्वीकार करना। अनाक्रमण में क्या है, हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, और दूसरा आक्रमण कर देगा तब क्या करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा आक्रमण कर देगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है ना। हम हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन आत्म सुरक्षा तो करेंगे ही, नहीं करेंगे, करेंगे ना। एक आपने सुना होगा ना कि एक कमज़ोर आदमी एक पहलवान को दौड़ा रहा था, सुना था कि नहीं, नहीं सुना। ये भी एक हट्ठा कट्ठा मजबूत पहलवान, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा मामला है, समझ लो आप अच्छी तरह से। वो किसी बात पे लेके नाराज़ हो गया, जो दुबला पतला आदमी था, कमज़ोर सा,
और एक पहलवान को जो हट्ठा कट्ठा मजबूत था, लगा उल्टा सीधा बोलने, तो कहा कि भैया इससे पिंड छुड़ाओ, चलो यहाँ से। वो हटा, वहाँ से हटाया था और उसके पीछे पीछे पड़ गया, तो वो और थोड़ा तेज हो गया। तो अंत में क्या किया, कमज़ोर आदमी जो मजबूत आदमी था उसको दौड़ा लिया। कमज़ोर आदमी ने मजबूत आदमी को दौड़ा लिया। जब भाग रहा था तो लोगों ने पूछा कि भैया तू काहे भाग रहे हो, इससे काहे भाग रहे हो? तो क्या बताया मालूम? उसने यही कहा कि हम क्या करें, हम जान रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा यह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी भाग रहा हूँ। कहीं क्यों भाग रहे हो? कहीं इसलिए भाग रहा हूँ कि अगर हम एक हाथ भी दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, अगर हम रुक करके इसको एक हाथ भी दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अनाक्रमण नीति यही है कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब हमला हो जाएगा तो उसका करारा जवाब भी देंगे, है ना। उस पहलवान की ही तरह हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से किसी से संघर्ष न हो, लेकिन वह नहीं मानेगा तो मजबूरी में कदम उठाना पड़ेगा। यह अनाक्रमण नीति है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, हमला कोई करेगा तो उसका हम करारा जवाब देंगे। यह अनाक्रमण नीति। तीसरे पर है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामला समझ रहे हो ना? आंतरिक मामला जैसे भारत में कहीं कोई चीज़ हो, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान वहाँ से बोलता है ना। तो जम्मू कश्मीर किसका है? भारत का है, तो उसको बोलना चाहिए, उसमें नहीं बोलना चाहिए। तो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह अगर मान लो पाकिस्तान में कहीं कोई चीज़ हो रही है तो उस पर भारत को भी, आपने देखा होगा आंतरिक मामला खूब अच्छी तरह समझो कि आंतरिक मामला होता कैसा है। पति पत्नी दो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और उसमें जब कोई तीसरा घुसने की कोशिश करता है तब दोनों एक हो जाते हैं। क्या करते हैं? दोनों एक हो जाते हैं। दोनों यही कहते हैं तुमसे क्या मतलब, तुमसे क्या मतलब। क्यों कहते हैं इस बात को? कि मेरा आंतरिक मामला है। किसका मामला है? मेरा आंतरिक मामला है, हम इसको हल करेंगे। तुम कौन होते हो? कहीं पड़ोसी, तो कहीं पड़ोसी हो तो पड़ोस में रहो ठीक से, है ना। तुम पड़ोस में रहो ठीक में। पति पत्नी का झगड़ा होता है, कभी पत्नी के मायके वाले उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। तुमको तो बहुत तुम्हारा पति परेशान करता है। अगर पत्नी समझदार है तो क्या कहती है? क्या कहती है कि खबरदार, है ना, ये मेरा मामला है। आप मायके के लोग हैं तो मायके के लोग रहिए, लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ, वह परिवार चलता है, वह परिवार कभी नहीं टूटता, टूट जाएगा। अब मान लो पति की तरफ से कोई चीज़ हो रही है, पत्नी कुछ बोल रही है, और पति की तरफ से उसका भाई या उसका बाप या उसका चाचा या उसकी माँ कूद पड़ती है, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी बहुत ही अन्याय करती है। समझदार पति तो क्या कहेगा? वो भी कहेगा खबरदार, ये मेरा मामला है, इस मामले में कोई और नहीं पड़ेगा। वो पति और पत्नी का संबंध चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो यह चीज़ यहाँ होता क्या है, थोड़ी सी कुछ बात हो गई, हाँ, इस मोबाइल ने तो पता नहीं न जाने कितने का परिवार तोड़ दिया, है ना। हाँ, बेटी के साथ कुछ घटना हो गई, तुरंत मम्मी है, अब मम्मी इधर से फ़ोन उसके पति के ऊपर, नहीं तो उसके पति के बाप के ऊपर, हमने अपनी लड़की इसलिए नहीं दिया है आपको। समझ, पहले क्या होता था कि कुछ हो गया तो कागज़ खोजो, कलम खोजो, पत्र लिखो। पत्र लिखा, पत्र एक आध हफ्ते, कभी कभी 10 दिन 15 दिन में पहुंचता, ठीक है, तब तक यहाँ सब मामला शांत हो जाता। यहाँ झगड़ा हुआ नहीं कि तुरंत लाइव शुरू, सुनो देखो क्या बोल रहे हैं, लो, परिवार जुड़ेगा टूटेगा? यह सिद्धांत है, वसूल होना चाहिए।
अगर दोनों पति पत्नी इंसान हैं तो अपने मामले में तीसरे को घुसने नहीं देंगे। समझ रहे हो ना? तीसरे को घुसने नहीं देंगे। यह है आंतरिक मामला, अर्थात राज्य की दृष्टि में अगर देखा जाए, देश के संदर्भ में देखा जाए, राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए, दूसरे जो भारत देश या इसके अलावा जो अन्य देश हैं उसके संदर्भ में देखा जाए, तो किसी भी राष्ट्र को उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना जब तक वो मदद न मांगे। ठीक है, जब तक वह मदद न मांगे। एक शब्द आता है ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है कि नहीं? दोनों लड़ाई झगड़ा कर लिए, कभी कभार एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देते, फिर एक दूसरे का ख्याल भी रखते, है ना? चोट भी लग गया तो हल्दी भी लगाते, तब तक तो ठीक। और दूसरा अगर घुस गया तब दोनों एक होकर के उसका इलाज उपचार करते हैं। तो परिवार को चलाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्ति को न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक होता है, एक आम समझ बना लेनी चाहिए हर व्यक्ति को कि मेरा जो तेरा मामला है ना, हम और तुम ही समझेंगे, तीसरे से मतलब हल हो जाएगा। लेकिन जब तीसरा उसमें घुसता है, तब भाई घुस गया तो सोचता है कि ऐसा करते हैं कि इसके ससुराल लोग सबको फंसा देते हैं दहेज में, और फिर समझौता होगा तो खूब रुपया पैसा लेंगे। बहन साइड हो गई, बहन साइड हो गई, बहुत रुपया पैसा मिलेगा। माँ क्या करना है, वहाँ से बिगाड़ जाएगा तो आएगी, घर पर रहेगी, कुछ सेवा करेगी। देखो दिमाग कहाँ चल रहा है, सेवा करेगी। ठीक है। और बाप बेचारा परेशान है कि न जाने कैसे पत्नी और हमारे बेटे हैं कि उसका घर भी बसने ठीक से नहीं दे रहे, वो भी परेशान है। फिर दोनों सब चाप के तू तो सुनता ही नहीं बा, लगता कि कुछ हो जाए ऐसा तब मन बा, है ना? तो कोशिश करना चाहिए कि संबंध बने, संबंध बिगड़े ना। यह पॉलिसी यहाँ पर भी है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति भारत की फॉरेन पॉलिसी है। दूसरे के देश के जब तक वह मदद नहीं मांगेगा, जब तक वह मदद नहीं मांगेगा, जैसे दूसरे देश में सैनिक विद्रोह हो जाता है तो भारत से मदद मांगता है तो भारत की सेना उसको मदद करती है। मदद मांगने पर, है ना, मान लो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया, किसी की चोट लग गई, उन दोनों में से अब नहीं मामला समझ रहा है तो बुला रहे हैं कि भाई आप पड़ोसी हो, थोड़ी मदद कर दो, तो मदद कर दो, तब दिक्कत नहीं। लेकिन जबरी, हाँ, जबरी घुसने का मतलब कि बेइज्जत होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में विवाद न होता हो, है ना? हाँ, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में विवाद न होता। प्राय सभी घरों में विवाद, प्यार के लिए तकरार जरूरी है। पहले तब तकरार होता तो प्यार कुछ ज़्यादा बढ़ जाता। ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, एक दूसरे के सहयोग से लाभ उठाएंगे। व्यापार भी यही है, हम ऐसा काम करें जिसमें आपको भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो। और केवल एक पक्ष को अगर लाभ हो रहा है तो वह व्यापार नहीं है, वह क्या है? जुआ है। क्या है? जुआ। जुआ जानते हो ना? जुआ खेलते हैं लोग, 1000 रुपये का लग गई शर्त, तो 1000 एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसा। तो यह व्यापार नहीं है, व्यापार इसको नहीं कहते। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसमें यही है कि हम दूसरे देशों से जो संबंध स्थापित करेंगे उसमें हम अपना भी लाभ देखेंगे और उसका भी लाभ देखेंगे, दोनों का। केवल अपना लाभ देखेंगे, हम दोनों का लाभ देखेंगे, जिसमें उसकी भी ज़रूरतें पूरी हों और हमारी भी ज़रूरतें। और 5वां है शांति सह अस्तित्व। ये सह अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व, सह अस्तित्व क्या है? कई बार आप लोगों को बताया गया सह अस्तित्व। अस्तित्व जियो और जीने दो, है ना? सह अस्तित्व, तुम भी जियो और हम भी जिए, है ना? सह अस्तित्व। ऐसा नहीं कि केवल हम रहें, तुम न रहो केवल हम रहें, ऐसा तुम भी रहो और हम भी रहें, यह प्रवृत्ति होनी चाहिए, है ना? जैसे कभी कभी हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखते हैं,
इस भावना के साथ कि हम जब दूसरे का ख्याल रखेंगे तो लोग हमारा ख्याल खुद रखेंगे। ये हमारी बातचीत संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, शोषण दोहन की नहीं है कि पता लगा कि हम केवल अपना ख्याल रख रहे हैं, दूसरा चाहे जो मन हो सो रहे। ऐसा नहीं है। ऐसा है संबंध किस प्रकार का होना चाहिए? बच्चा गड़बड़ करता है, माँ दे देती है ना? नहीं देती? देती है। घर प्रथम पाठशाला है तो उस प्रथम पाठशाला का प्रिंसिपल माँ है। इतना आपने पढ़ा होगा कि घर क्या है? प्रथम पाठशाला है। पढ़े हो ना? उसमें नहीं पढ़े हुए प्रिंसिपल कौन है उसमें? तो प्रिंसिपल माँ है। जब मौका देखती है तुरंत अपना कार्रवाई कर देती है। अब देखो, बच्चे को उसने मार दिया, माँ ने बच्चे को पीट दिया उसकी गलती पर, फिर बच्चा क्या करता है? क्या करता है बच्चा? तुम लोग मार नहीं खाए हो क्या माँ के हाथ से? होता है सर। बहुत, हाँ, रोता है। जो सौभाग्यशाली जो माँ के हाथ से मार खाए। फिर बच्चा रोने लगता है तो फिर माँ भी लगती है रोने। होता है कि नहीं होता? होता है। यह सह अस्तित्व है। क्या है? सह मारना उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मारने के बाद वह भी रोने लगती है। इसी को बोलते हैं सह अस्तित्व। तुम भी जियो और हम भी जिए, ऐसा होता है। इसी को बोलते शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की जो हमारी सभ्यता है, भारत की जो हमारी जो संस्कृति है, उसी के अनुरूप यहाँ की फॉरेन पॉलिसी भी है। वह चाहता है कि तुम भी रहो और हम भी रहें। तुम मेरे कामों में हस्तक्षेप मत करो और हम भी तुम्हारे कामों में हस्तक्षेप न करें। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि केवल हम अपनी बात सोचते हैं, केवल हम अपनी बात करते हैं, ऐसा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ये है फॉरेन पॉलिसी। और ये